हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? तो मैं आ चुकी हूँ आज आप लोगों को चैप्टर 1 यानी कि रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स का एक्सरसाइज प्रैक्टिस करवाने। अब इस सेशन में, इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाली हूँ उसके बारे में जरा सा सुन लीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना। एक ही चीज मैं कहूंगी, एक ही कंडीशन होता है। अगर आपको ये पूरा वीडियो का एफिशिएंट यूज करना है तो आपके पूरा वीडियो ना एक ही बार में देखना होता है। ठीक है, तो इसके वजह से आप लोग का कोई भी डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा और साथ में आप लोगों का पूरा चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाएगा। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, बट थोड़े से एफर्ट्स लगाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। जब हम दोनों साथ में मिलके चलेंगे तो डेफिनेटली 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। माई सेल्फ राधा चौधरी, योर बायोलॉजी मेंटर, जो आप लोगों को 11th और 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी पढ़ाने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का ब्यूटीफुल सा सेशन, जिसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन एग्जैक्टली क्या होता है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह। तो देखिए, आज के सेशन में क्या है, तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट विल बी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, है ना। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैम एक्सरसाइज क्वेश्चंस म्हणजे काय असतं? तर बघा, एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं बेटा बेसिकली आपके, एक मिनट रुकिए। ओके, तो बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको टेक्स्ट बुक के पीछे मिलेंगे। ठीक है, इट इज बिहाइंड द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के पीछे में रहते हैं, टेक्स्ट बुक के पीछे में रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये पढ़ने से हमको क्या फायदा होगा, तो लेट मी टेल यू, ये जो आप चैप्टर सामने देखने वाले हैं, ये चैप्टर 6 to 8 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके बोर्ड्स में भी और आपके MHT CET में भी। ठीक है, तो दोनों जगह आपका 6 से 8 मार्क्स पक्का करवाने का ये चैप्टर ने जिम्मेदारी ले रखा है। अब आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे लाइव सेशंस अटेंड किया होगा। ठीक है, तो मैंने यही चैप्टर को डिटेल्ड लाइव सेशन में कवर किया है। जो मेरे डिटेल्ड लाइव सेशंस है उसके अंदर में मैंने ये चैप्टर को अच्छे से कवर कर दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है कि मैंने आप लोगों के लिए वन शॉट भी डाल दिया है। मतलब पूरा का पूरा चैप्टर जो मुझे ऑलमोस्ट 12 से 13 घंटा लगा था कवर करने का, उसको सिर्फ और सिर्फ 2 आवर 21 मिनट्स में ही कवर कर दिया है। तो आप वो जाके देख सकते हैं। जैसे ही आपका ये देख के हो जाएगा, आप तब देखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस, क्योंकि आपके एग्जाम में एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी घुमा फिरा के या फिर कभी-कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बट हमसे स्किप हो जाता है। कोई पढ़ाता नहीं है, ना कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ना क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ना यूट्यूब पे अवेलेबल होता है। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी लाए हैं। एंड इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैं आप लोगों के लिए 17 इयर्स का PYQs भी डालने वाली हूँ। मतलब इसी चैप्टर के अब से लेके 17 साल के PYQs कवर करेंगे। एंड लास्ट में मैं संडे को, सैटरडे को एक्चुअली टेस्ट आ जाएगा, संडे को आप दे सकते हैं वो टेस्ट, वो भी दे दूंगी, जिसकी वजह से ये पूरा चैप्टर जो है आप लोगों को एकदम कंठस्थ यानी कि याद हो जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय प्लान, क्या है, क्यों करना एक्सरसाइज क्वेश्चन। ये PDF भी आपको मिल जाएगा। ये PDF में हर क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। अब मैं आपको कैसे पढ़ाने वाली हूँ, आंसर तो इसमें है ही, बट आपको आंसर लिखाना इज नॉट माई जॉब। मेरा काम है कि मैं आपको कैसे भी वो सारी चीजें याद करवा पाऊं। तो मेरे साथ आप लेंगे पेन, आप लेंगे किताब, और फिर आप अपने हिसाब से रनिंग नोट्स बनाएंगे। मतलब मैम ने कुछ तो ऐसा बोला था, ये याद, इसके वजह से मुझे कॉन्सेप्ट याद रख सकता है, वो लिख लो वहां पे। ठीक है, और टेक्स्ट बुक निकाल लो कि वहीं वहीं पे तुम थोड़े थोड़े आंसर्स भी डालते जाओगे, तो बाद में क्वेश्चंस तुम फिल कर पाओगे। ठीक है, तो जो मुझसे पढ़ रहा है उसको कोई गाइड लेने की, कोई रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है। आई विल कवर एवरीथिंग। चलो, तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन, ये आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। इसमें बेटा पूछा गया है कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली पोजेसेस क्या। अब यहाँ पे बेटा थोड़ा सा डिकोड करते हैं। अगर मैं बात करूं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर मतलब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? एनिमोफिली के बारे में बात कर रही हूँ। किसके बारे में बात कर रही हूँ? एनिमोफिली के बारे में, है ना। एनिमोफिली क्या होता है बेटा? बायोटिक होता है, बायोटिक एजेंट को ये प्रिफर करता है। तो अब पूछा गया है कि ये जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर क्या फीचर्स होते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन 1 में था स्टिकी पोलन विथ रफ सरफेस, ऑप्शन बी में था लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोलन,
ऑप्शन सी में ड्राई पोलन विद स्मूथ सरफेस एंड ऑप्शन डी में है लाइट कलर्ड पोलन्स। अब देखिए इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, इन लोगों को दिखता भी प्रॉपरली है, स्मेल भी अच्छे से आता है, मतलब इनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसके वजह से यहाँ पे जो फ्लावर, मतलब अगर ऑप्शन में ऐसा होता कि कलरफुल ब्यूटीफुल फ्लावर है, नेक्टर प्रेजेंट है, फ्रेग्रेंस प्रेजेंट है, तो आप वो सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोलन, लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोलन जो होता है ना, ये एयर पॉलिनेशन में प्रेजेंट होता है, साथ साथ में ही बर्ड पॉलिनेशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ड्राई पोलन विद स्मूथ सरफेस का बात करूं, एयर पॉलिनेशन में प्रेजेंट होता है क्योंकि हवा के साथ उड़ना चाहिए। लाइट कलर्ड पोलन बोलूं तो बैट जो होते हैं ना, बैट्स को उतना दिख के नहीं आता है, तो उसके वजह से फ्लावर्स वगैरह लाइट कलर के होते हैं, तो इवेंचुअली पोलन भी लाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में क्या होता है, जो इंसेक्ट होते हैं उनका पैर, वो लोग क्या करते हैं, वो पैर को फ्लावर के ऊपर रखते हैं ना, तो जब वो पैर को फ्लावर के ऊपर रख रहे हैं तो वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो उनके पैर के ऊपर में चिपक जाते हैं। तो जब वो वही पैर से, मान लो ये एक फ्लावर है यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये एक फ्लावर है और यहाँ पे एक दूसरा फ्लावर है, ठीक है। तो अब एक आया इंसेक्ट, वो इंसेक्ट इसके ऊपर बैठा क्योंकि उसको बहुत सुंदर लगा ये फ्लावर, मतलब तुमको भी लगना चाहिए, और फिर ये उड़ के उड़ के उड़ के उड़ के उड़ के इधर आ गया, ठीक है, इसके ऊपर बैठ गया। तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी पोलन ग्रेन स्टिक हो चुके थे, तो उसने क्या किया पता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर दिया। इसके वजह से स्टिकी पोलन ग्रेन्स होते हैं। अगर स्टिकी नहीं होगा पोलन ग्रेन्स तो उड़ जाएगा, जैसे ही वो हवा से उड़ेंगे ये भी उड़ जाएगा, तो दिक्कत की बात हो जाएगी। इसके वजह से स्टिकी होता है पोलन ग्रेन्स, बट रफ सरफेस होता है। रफ सरफेस इसलिए होता है, इसके ऊपर ना ऐसा स्पाइनी हेड जैसा स्ट्रक्चर होता है। मान लो अगर ये पोलन ग्रेन है तो इसके ऊपर ना ऐसा स्पाइनी हेड टाइप का स्ट्रक्चर होगा और ये एक्सट्रीमली स्टिकी होगा। स्पाइनी हेड का स्ट्रक्चर इसलिए होता है सो दैट ये उसके पैर में चिपक जाए। जैसे कि तुमने वेलक्रो देखा होगा, वेलक्रो क्या होता है, सैंडल पहनते हो, सैंडल का तुम वो पट्टी खोलते हो, पट्टी बंद करते हो, तो वो पट्टी खोलते हो तो ऐसे करके आवाज आता है ना, वैसा ही थोड़ा सा स्पाइनी टाइप का इनका हेड होता है, सो दैट इंसेक्ट के पैर में जाके वो चिपक जाए, ठीक है। दैट इज वाई यू विल चूज दिस आंसर, दैट इज कि स्टिकी पोलन है इनका रफ सरफेस के साथ। तो ऐसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी थ्रू आउट, जितने एक्सरसाइज क्वेश्चंस है आप यही से लर्न करके जा रहे हो, फिर आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इन ओव्यूल मियोसिस ऑकर्स इन डैश। अब देखो ओव्यूल में मियोसिस के बारे में बात चल रही है, जैसे मियोसिस देखो ना, साइड में फटाक से क्या लिखने का पता है क्या, रिडक्शनल डिवीजन। क्या लिखने का पता है, रिडक्शनल डिवीजन। अब 10 तक आप लोगों को इतने टफ चीजें नहीं होती थी, इसलिए मैं आप लोगों को बेसिक से करवा रही हूँ। रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है, अगर कोई डिप्लॉयड बैठा ना तो वो उसको तोड़ के हैप्लॉइड बना देगा, ये बेसिक चीज होता है। अब पूछा गया है कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल मतलब क्या हो गया, अब देखिए ये ओवरी है, ठीक है, यहाँ पे एक दिखा देती हूँ, मान लो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और नीचे में ये ओवरी है, और इसके अंदर में ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है। तो अब ये जो एक एक ओव्यूल है ना, यही आगे जाके सीड बनाएगा, यही आगे जाके क्या करेगा बेटा, सीड बनाने वाला है। तो ये पूछा गया है कि इस ओव्यूल में मियोसिस कब होता है ना। तो देखो कहाँ पे होता है, बेसिकली इंटेग्यूमेंट्स में होके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंटेग्यूमेंट्स बेसिकली क्या होता है, ये सीड कोट होता है। अब तुम ही बताओ, मैं अगर अपने जैकेट को यहाँ पे मतलब बेसिकली एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का मियोसिस कराऊंगी, उससे मुझे क्या ही फायदा होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। डिप्लॉयड ये है ही नहीं, इंटेग्यूमेंट डिप्लॉयड होता ही नहीं, और डिप्लॉयड चीजें ही टूटने वाली है। न्यूसिलस का बात करूं, आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि भाई ये जो तुम्हारा ओव्यूल है, ये जो तुम्हारा ओव्यूल है, जो हमने ऐसा 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 बना रखा है, ऐसा 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 बना रखा है, उसका वो सेंट्रल पार्ट में एग्जिस्ट करता है। आई कैन एग्री ऑन दैट, सेंट्रल पार्ट सेंट्रल सेल में एग्जिस्ट करता है, बट वो भी डिप्लॉयड तो है ही नहीं, तो इसमें भी कुछ ब्रेकेज होने नहीं वाला है। मेगास्पोर का बात करूं तो ये मेगास्पोर जो है, ये यहाँ पे ये ऑलरेडी एन में आ चुका है, ये रिड्यूस होके आ चुका है, तो यहाँ पे भी मियोसिस नहीं होगा। तो लास्ट में कौन बच गया, मेगास्पोर मदर सेल, जो कि होता है डिप्लॉयड कंडीशन में, और हमारे मियोसिस का तो काम ही यही होता है कि वो डिप्लॉयड कंडीशन से उसका रिश्ता नाता तोड़ के हैप्लॉयड कंडीशन में कन्वर्ट कर देता है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है सभी को, तो आगे बढ़ते हैं। अभी एक और सेशन है ना मेरा, तो उस हिसाब से आई नीड टू प्लान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लॉइडी लेवल इज नॉट द सेम इन डैश। जो प्लॉइडी लेवल होता है वो सेम नहीं होता, बट किस में, मतलब कितना क्रोमोसोम का नंबर है वो पूछ रही हूँ। ऑप्शन ए में दिया हुआ था इंटेग्यूमेंट्स और न्यूसिलस,
तो देखो इंटेगुमेंट्स एक सीड कोट है, उसका क्या ही प्लॉइडी होगा, न्यूसिलस का होगा, तो बेसिकली इसका नो प्लॉइडी है, इसका प्लॉइडी है, तो ये ऑब्वियसली गलत आंसर हो गया। यहाँ पे सेम बोला गया, सॉरी यहाँ पे क्या बोला गया, कौन सा सेम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैंने उल्टा बता दिया, रुको 1 मिनट के लिए। तो इन लोगों का प्लॉइडी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यहाँ पे कुछ तो एग्जिस्ट करना चाहिए था ना, इसकी वजह से दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, रूट टिप एंड शूट टिप। अब रूट टिप और शूट टिप जो है ये दोनों निकले तो एक ही सीड से है, तो इनका जो प्लॉइडी लेवल है वो सेम ही होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग हैप्लॉइड कंडीशन में आ चुके थे। सेकेंडरी न्यूक्लियस और एंडोस्पर्म, ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस ये देखिए ये ऑलरेडी 2n था, मतलब अगर मैं ये एनाट्रोपस ओव्यूल बनाऊं, ये देखो अगर मैं ये एनाट्रोपस ओव्यूल बनाऊं तो यही तो 2n है, और बाद में इसी के साथ तो मेल गैमेट फ्यूज करता है और जाके क्या बना देता है, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बेसिकली क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म बना रहा है। तो बेटा ये दोनों तो सेम ही हुआ ना, ये दोनों तो सेम ही हुए, क्योंकि आगे जाके वो वही फॉर्म हो रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। अब एंटीपोडल और सिनर्जिड्स जो हो गया, इन दोनों का सेम, इन दोनों का क्या रहता है, सेम ही रहता है, ऊपर भी n है नीचे ही भी n है, बट यहाँ पे डिफरेंट रहता है। कैसे डिफरेंट रहता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस था 2n, बट जब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म बन जाता है ये 3n बन जाता है, समझा। तो 2n और 3n का डिफरेंस हो गया, दैट इज व्हाई यहाँ पे हमने क्या चूज किया कि इन लोगों का प्लॉइडी जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, इनमें से कौन सा ऐसा टाइप है जो कि जिसको जरूरत होती है पॉलिनेटर की। पॉलिनेटर मतलब ऐसा एजेंट जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करे। पॉलिनेशन का मतलब कि तुम्हारा जो भी पॉलन ग्रेन है उसको एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाए, मतलब मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक पहुंचाने का काम करे बेसिकली, ठीक है। बट उसका बोला गया कि पॉलिनेटर चाहिए, बट रिजल्ट जो है ना वो जेनेटिकली सिमिलर है, मतलब अंदर से कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। अब अपने को पता है कि 2 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में 2 टाइप के होते हैं, मतलब एक जो सेम प्लांट से ही खुद को फ्यूज करवा रहा है, इसको हम लोग ऑटोगैमी कहते हैं। फिर दूसरा होता है कि एक ही प्लांट में 2 फ्लावर है, ठीक है, एक ही प्लांट में 2 फ्लावर है और यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गिएटनोगैमी। अब मुझे इधर से इधर ट्रांसफर करने के लिए हवे में तो होगा नहीं, तो मुझे कोई ना कोई पॉलिनेटर की जरूरत यहाँ पड़ेगी, बट मैं तो सेम ही फ्लावर के जीन्स को ट्रांसफर कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे पॉलिनेटर की जरूरत तो लग रही है, बट यहाँ पे जेनेटिकली कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो द आंसर इज गिएटनोगैमी। तो ये भी रिवाइज कर देती हूँ। जीनोगैमी का क्या सीन है, 2 अलग अलग फ्लावर है ना, 2 अलग अलग फ्लावर है, ये यहाँ पे ट्रांसफर वगैरह का काम कर रहा है, तो ये अलग ही एंटिटी हो गया ना, ये ए फ्लावर है, ये बी फ्लावर है, तो इन दोनों को मिलके क्या कहा जाएगा, जीनोगैमी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, गिएटनोगैमी। गिएटनोगैमी में तुम लोगों को जरूरत तो है, तुम लोगों को एजेंट्स की जरूरत है, बट सेमी फ्लावर के अंदर में तुम पॉलिनेशन करवा रहे हो, तो जेनेटिकली देयर इज नो चेंज एट ऑल, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर डिप्लॉयड क्रोमोसोम का नंबर फ्लावरिंग प्लांट में 12 है, अगर डिप्लॉयड क्रोमोसोम का नंबर फ्लावरिंग प्लांट में 12 है, ठीक है, ये याद रखो, फ्लावरिंग प्लांट में 12 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 6 क्रोमोसोम्स। अब ध्यान से देखो, फ्लावरिंग प्लांट में डिप्लॉयड नंबर अगर 12 है, तो बोला गया इनमें से ऐसा कौन सा चीज होगा जिसका नंबर 6 होगा। अब तुम दिमाग लगाओ, 6 होने का मतलब क्या हुआ, मैंने इनको डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, डिवाइड कर देती हूँ 2 से, मतलब मियोसिस हो रखा है इनके साथ, तो देखो ये 2 कैंसिल हो गया, n इक्वल्स टू 6 आ रहा है, तो मतलब बेसिकली मुझे पता है किस चीज की खोज करनी है, मुझे हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स की खोज करनी है। अब तुम समझ रहे हो क्यों क्वेश्चंस करना जरूरी है। सबको लगता है बायो यार थियरी तो होता है, नो, मैथ्स भी आता है इसमें, एनालिटिक थिंकिंग भी आता है, ठीक है, तो दिमाग लगाना पड़ता है। तो मुझे बेसिकली हैप्लॉइड क्रोमोसोम ढूंढना है। एंडोस्पर्म जो होता है ये तो हमको पहले से ही पता है कि ये ट्रिप्लॉइड है। लीफ सेल्स जो है ये भी हम लोगों को पता है। फिर उसके बाद में कॉटलीडॉन्स का बात कर लो, ये भी पता है, बट सिनर्जिड्स जो होता है वो होता है तुम लोगों का नीचे साइड में, है ना, सिनर्जिड्स जो होता है वो नीचे साइड में, ये जो 2 है ये है सिनर्जिड्स तुम्हारा, और बेटा यही सिनर्जिड्स होता है हैप्लॉइड। तो ऑब्वियसली किसका क्रोमोसोम नंबर होगा 6, तो दैट विल बी ऑफ सिनर्जिड्स, ठीक है। इतना क्लियर है बेटा। आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के आप मुझसे डाउट पूछेंगे, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है। तो आप उसका टेंशन मत लेना, ज्यादा
इतना ज्यादा अगर इनकेस नहीं भी आया मेरा रिप्लाई तो यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, कुछ भी एआई यूज कर सकते हो, बट आप मुझसे पूछोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। एक मिनट। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है इट इज फॉर्म्ड बाय या ड्यू टू व्हाट। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म किस वजह से बन रहा है ना। अब एंडोस्पर्म को देखोगे ना तुम लोग तो इसके ऊपर सीधे लिख देने का राशन भराना, राशन भराना, इट इज नथिंग बट राशन भराना। भाई मैंने राशन भरा रखा है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो है वो किस वजह से बन रहा है। ऑप्शन है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ मेगास्पोर की वजह से, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब मेगास्पोर का फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो उस वजह से तुम्हारा एंटीपोडल भी बन रहा है, तुम्हारा सिनर्जिड्स भी बन रहा है, तुम्हारा सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बन रहा है, यहाँ पे तुम्हारे एग सेल भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे सारी ही चीजें हम टैकल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज एक जगह पे मियोसिस हुआ। दूसरा पोलर न्यूक्लियर, अब जो पोलर न्यूक्लियर है वो तो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ पे अकेले पोलर न्यूक्लियर की वजह से नहीं होगा, पोलर न्यूक्लियर आके बीच में बैठा है, सेंट्रल न्यूक्लियस बन के बीच में बैठा है, बट जब तक उसको मेल गैमेट्स नहीं मिलेगा तब तक वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो वो उसको जरूरत है मेल गैमेट्स की, मतलब इट इज पार्शियली करेक्ट, बट उसको एक एक्स्ट्रा किसकी जरूरत है, मेल गैमेट्स की, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सिनर्जिड्स क्यों नहीं चूज किया। सिनर्जिड्स के साथ अगर मेल गैमेट मिला तो एक सिनर्जिड्स को यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय कर देगा, खुद को सिनर्जिड सैक्रिफाइस करता है, तब वो एक सेल के अंदर में जाता है और तब वो लोग फ्यूज करते हैं और तब जाके क्या बना देते हैं, वो लोग जाइगोट बना देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। बट यहाँ पे इसके वजह से जाइगोट बनेगा, बट इसके वजह से पता है क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, इसके वजह से एंडोस्पर्म बनने वाला है। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम बढ़िया तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस हो रहे हैं, कुछ डाउट नहीं आएगा तुमको। अब इनमें से तुमको पॉइंट आउट करना है कि क्या ऑड वन आउट है, ऐसा क्या अजीब इगड़म तिगड़म पिगड़म दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है। तो न्यूसिलस, एम्ब्रियोसैक, माइक्रोपाइल या फिर पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे क्लियरली पोलन ग्रेन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो तीनों चीजों की बात चल रही है, चाहे न्यूसिलस का बात हो, एम्ब्रियोसैक का बात हो, माइक्रोपाइल का बात हो, ये तीनों चीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में है। इट बिलोंग्स टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये अकेला पोलन ग्रेन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज कंप्लीटली ऑड वन आउट, मतलब तुमको पता रहेगा बट यू नीड टू फाइंड आउट द रीजनिंग। जैसे तुम ये सब कर पाओगे सीईटी नीट के क्वेश्चंस इजीली होते जाएंगे, ठीक है। तो पीपल आर ट्राइंग टू मेक यू फूल इफ दे आर सेइंग कि यार तुमको बायो क्या है, बायो होता है अगर तुम लोगों ने लॉजिकली थोड़ा सा भी कुछ किया तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को अभी, अच्छा बाय द वे मैं बताना भूल गई, वो टाइप के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए आते हैं। ये देखिए बेटा, ये आपको हैं, एक मिनट, ये आपको आएंगे 1 मार्क्स ईच। ये क्वेश्चंस जो है बेटा आपको आएंगे 1 मार्क ईच, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो 1 से लेके 2 मार्क्स तक आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिसमैच करके भी वो लोग देते हैं, आधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे सब चीजें वो लोग करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा 1 to 2 मार्क्स का, ठीक है। 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये तो कुछ नहीं है, जब मैं आप लोगों को पीवाईक्यूज करवाऊंगी तुमको आइडिया मिलेगा कि यार कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था और क्या टाइप में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, मजा ही आ जाएगा तुम लोगों को। आगे देखो, अब यहाँ पे तुमको बताना है ऐसा पार्ट गाइनोशियम का, ध्यान से क्वेश्चन सुनो। नेम द पार्ट ऑफ गाइनोशियम दैट डिटरमाइंस द कंपैटिबल नेचर ऑफ पोलन ग्रेन। ऐसा पार्ट बताइए आप गाइनोशियम का जो कि बताता है कि भाई ये जो पोलन ग्रेन आया है ये कंपैटिबल है कि नहीं कंपैटिबल है। अब इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिए, ये हो गया तुम लोगों का स्टिग्मा, ये हो गया तुम लोगों का स्टाइल, एंड ये हो गया तुम लोगों का ओवरी, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बाइसेक्सुअल फ्लावर बना देते, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए इसके पास में ये फिलामेंट है,
अब फिलामेंट है तो ऑब्वियसली एंथर भी होना है ना, फिलामेंट है तो ऑब्वियसली एंथर भी होगा, तो ये लो आपका एंथर, ये लो आपका एंथर, है ना, एंथर भी है फिलामेंट भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस ओव्यूल को भी कंप्लीट ही कर देती हूँ, ये हो गया आपका ओव्यूल, ठीक है। अब ये ओव्यूल भी हो गया। अब मेरा क्या सिनेरियो होता है पता है क्या, अब देखो रेड कलर का अगर मैं उधर डाली ना तो मान लो कि यही का पोलन ग्रेन है सेम फ्लावर का, यहाँ पे रेड कलर का पोलन ग्रेन तो आ रहा है, बट साथ साथ में ऐसा हो सकता है कि बाजू के प्लांट से कोई दूसरे प्रजाति का, दूसरे स्पीशीज का भी पोलन ग्रेन्स आ जाए, क्योंकि हवे में है यार, रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ना लगा सकते हैं जैसे अपने यहाँ पे अंकल आंटी लोग लगाते हैं, तो मुझसे नहीं मिल सकते, इनके पास थोड़ी ना रेस्ट्रिक्शन है, कोई भी कहां से भी उठ के आके कोई भी पॉलिनेट कर सकता है। बट अगर सेम स्पीशीज का है या नहीं है, ये इसको कैसे पता चलता है, इसको कैसे पता चलता है पता है, ये जो इसका, मैंने पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ, ये जो ये पार्ट है ना इसका, ये जो इसका स्टिग्मा वाला पार्ट है ना, ये स्टिग्मा के पास ऐसे केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं ना, इसके पास बेटा ऐसे केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब ऐसे केमिकल सेंसरी पार्ट्स होते हैं, ऐसे केमिकल सेंसरी पार्ट्स होते हैं जो क्या करते पता है क्या, वो डिफरेंशिएट, वो अंदाजा लगा पाते हैं कि ये मेरे ही स्पीशीज का है या किसी और स्पीशीज का है, ठीक है। दे कैन पुट एन अंदाजा कि वेदर दे बिलोंग टू माय स्पीशीज और अदर स्पीशीज, ठीक है। तो दे नो हाउ टू डिफरेंशिएट, मतलब अलग करना, डिफरेंशिएट बिटवीन द स्पीशीज, ये उनको आता है, बढ़िया तरीके से आता है उनको डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ पे वो डिफरेंशिएट करता है कि ये उसका खुद का स्पीशीज है कि नहीं, तो जब वो पता चल जाता है अच्छा अच्छा खुद का ही स्पीशीज है, ठीक है, तो मैं सिर्फ इसको अलाउ करूंगा अंदर जाने के लिए, मैं पिंक वाले को अलाउ नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा स्पीशीज नहीं है। तो बेसिकली देखो अब ये जो पूरा पार्ट है ना, इसको अपन कार्पल कहने वाले हैं, तो बेसिकली कार्पल जो है ना वो हम लोगों को यहाँ पे हेल्प कर रही है ये सारी चीजें करने के लिए, ठीक है। तो अब तुमको समझ आ गया उसका क्या आंसर रहेगा, अब कॉन्सेप्ट समझ गया तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। देखो ध्यान से देखो मैंने कैसे लिखा हुआ है, सो दैट यू ऑल्सो गेट एन आइडिया। देखो क्या बोला है, द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, तो जो स्टिग्मा, वो जो स्टिकी पार्ट होता है, वो जो ऊपर का स्टिकी पार्ट होता है ना, वो जो है ना पिस्टल का, पिस्टल मतलब फीमेल वाला जो, मतलब बेसिकली गाइनोशियम का बात कर रही हूँ मैं, जो गाइनोशियम का पिस्टल है ना वो डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन का मतलब होता है वो फाइंड आउट करता है, वो फाइंड आउट करता है कि कंपैटिबल, यानी कि ये अपना स्पीशीज है या नहीं है। अब कंपैटिबल का एक एनालॉजी देती हूँ, मान लो मेरे पास चाबी है, ठीक है, चलो एग्जांपल ही दे देती हूँ, मान लो ये रही मेरे पास चाबी, अब ये हो गई एक्टिवा 6G की चाबी, तो आपके पास भी अगर एक्टिवा 6G की चाबी मैं इससे खोल सकती हूँ, नहीं खोल सकती, क्योंकि डेफिनेटली ये है एक्टिवा 6G, बट ये मेरे से कंपैटिबल थोड़ी ना है ना, तुम लोगों के गाड़ी से थोड़ी ना कंपैटिबल है, उसकी तो एक अलग चाबी है, तो उसको ही कहना कहते हैं कंपैटिबल है कि नहीं, मतलब वो उसके साथ रिश्ता बना सकता है कि नहीं। अब तुम देखो बंदर और हम बहुत क्लोजली रिलेटेड है, बट क्या इसका मतलब ये है कि बंदर के अगर स्पर्म हमने फीमेल के अंदर में डाल दिया तो वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, नो इट इज नॉट पॉसिबल, सीधे बॉडी रिजेक्ट कर देगा उसको, एक नॉर्मल सा सेल समझ के मार वार देगा। तो कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, किसकी कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे, पोलन ग्रेन्स की। पोलन ग्रेन्स के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, मेल गैमेट्स प्रेजेंट होता है। अब कैसे चेक करेंगे, वो चेक करेंगे कि भाई ये हमारे ही केमिकल सिक्रेट कर रहा है कि नहीं, और सिर्फ कंपैटिबल मतलब कि जो उसके खुद के स्पीशीज है, मतलब जो कि सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, जो कि सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, सिर्फ उन्हीं पोलन ग्रेन्स को अंदर जाने देगा, यानी कि जर्मिनेट करने देगा। जर्मिनेट का बेसिक मतलब होता है ग्रो करने देगा। अब ये जो पिस्टिल है, ठीक है, ये जो पिस्टिल है या फिर कार्पल है, ये इंडिविजुअल मेंबर हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड के, ठीक है। पिस्टिल और कार्पल दोनों अलग अलग मेंबर हो गए। पिस्टिल जो है उसके अंदर में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आ रहा है, कार्पल जो है उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ वो जो पेडिसेल होता है ना वो वाली पार्ट आ जाएगी, ठीक है। इतना समझ गया आप लोगों को। तो
दैट इज हाउ यू डिटरमाइन कि किसका क्या कॉन्सेप्ट बैठ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग याद करते जाओगे तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। आप क्या बोलते हो, मैम लर्न कैसे करें, नाम याद नहीं रहता, तो तुम लोग डायग्राम्स बनाओगे तो नाम कैसे याद नहीं रहेगा। अब कोई भी बच्चा अगर ये डायग्राम देखेगा उसको याद आ जाएगा। मैंने यही पीपीटी, यही वाला तुम लोगों को पीडीएफ देने वाली हूँ, यही वाला पीडीएफ देने वाली हूँ, सो दैट जो हम लोग डिस्कस कर करके लिखे है ना वो तुम लोगों को रॉ में मिले। और चाहिए तो मैं एक क्लीन वाला भी दे दूंगी, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्लीन वाला चाहिए या फिर ऐसा जो रॉ मैं अभी सिखा रही हूँ वैसा वाला चाहिए। यू कैन टेल मी दैट, ठीक है। व्हाटएवर माय प्यारे प्यारे बच्चे सेज आई विल डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कितने हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट है मैच्योर एम्ब्रियो सैक में। मैच्योर एम्ब्रियो सैक का एक बेसिक मतलब बताऊं। अब ये क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स के लिए आएगा। मैच्योर एम्ब्रियो सैक का मतलब क्या होता है कि अब इट इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब ये जो है ना, ये फर्टिलाइजेशन के लिए तो भैया रेडी है। अब ये अपना काम करने के लिए रेडी हो चुका है। भाई कुछ भी कर लो, हमको फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग कर सकते हैं, हम अपना अपना देख लेंगे, ठीक है। मैच्योर हो चुके हैं, आने दो मेल गैमेट्स को वैसा। तो टोटल 6 हैप्लॉइड सेल्स होते हैं एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में। जो अब उसमें एंटीपोडल सेल्स भी होगा, सिनर्जिड्स भी होगा और एक्स सेल भी होगा। अब देखो कैसे कैसे, यहाँ पे मैंने हैप्लॉइड सेल के बारे में पूछा है, तो एक काम करते हैं ना, डायग्राम ही बना देते हैं। ये रहा आप लोगों का डायग्राम, आप खुद ही काउंट कीजिएगा। देखिए अब ऊपर में मैं डाल देती हूँ बेटा एंटीपोडल, ठीक है। बीच में मैं डाल देती हूँ बेटा पोलर न्यूक्लियर, और उसके बाद में नीचे में मैं डाल देती हूँ यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स और एक यहाँ पे एग सेल, ठीक है। और सिनर्जिड्स के ऊपर में थोड़ा सा फिलीफॉर्म अपैरेटस भी डाल देती हूँ, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ओके अब देखिए यहाँ पे बेटा ये है ना, ये वाले पार्ट, रुको बॉक्स में डालती हूँ। ये जो तीनों होगा है ना, ये जो बेटा यहाँ पे तीनों है ना, रुको इसका ना कलर ही चेंज करने दो मुझे। ये जो तीनों है ना बेटा, यहाँ पे ये है हैप्लॉइड, ये क्या है हैप्लॉइड, ठीक है। उसके बाद में नीचे का बात करते हैं। ये जो नीचे है ना, ये भी क्या है बेटा, हैप्लॉइड है। ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। बट ये जो बीच का है ना, ये जो बीच का है ना, इसको डिप्लॉइड तुम कहोगे, और बाद में तो ये ट्रिप्लॉइड बन जाता है। ये क्या है बेटा, ये डिप्लॉइड है। अब सबका एक एक नाम भी देख लेते हैं। तो देखो ऊपर वाला एन क्या हो गया, यहाँ पे एन क्या हो गया, तो दैट इज तुम्हारा एंटीपोडल, ठीक है। ये क्या था आप लोगों का, एंटीपोडल। ये हो गया आप लोगों का सेंट्रल या फिर पोलर न्यूक्लियर भी कह सकते हैं, पोलर न्यूक्लियर। ये दोनों जो है, ये हो गया आप लोगों का एग अपैरेटस। इसको पूरा का पूरा एग अपैरेटस बोला जाता है, ठीक है। ओके दिस इज पूरा का पूरा एग अपैरेटस। तो अब बताओ, ये याद करने की जरूरत है नहीं है, एक बार का डायग्राम देख लिया तुम्हें सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनीथिंग इन बायोलॉजी, बस समझो आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो अब बस इसको इंग्लिश में लिखना था, तो मैंने क्या लिख दिया कि भाई 6 हैप्लॉइड सेल है एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में, उसके अंदर से तुम लोग देख लो कितने कितने, तो 3, फिर उसके बाद 4 5 6 6 है ना, इजीली हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे, इवन दो ईच पोलन ग्रेन हैज 2 मेल गैमेट्स, ठीक है, व्हाई एटलीस्ट 20 पोलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड टू फर्टिलाइज 20 ओव्यूल्स इन अ पर्टिकुलर कार्पल। कितना क्रेजी क्वेश्चन पूछा है, कितना क्रेजी क्वेश्चन। नाउ वी ऑल नो कि एक पोलन ग्रेन में, वी ऑल नो कि एक पोलन ग्रेन में, हम सभी को पता है कि अगर मैं एक पोलन ग्रेन लूं तो इसके अंदर में 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। हम सभी को ये कॉन्सेप्ट पता है। तो बोला अगर एक पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट लेके आता है, तो अगर मुझे 20 ओव्यूल बनाना है, अगर मुझे 20 ओव्यूल बनाना है, तो मुझे 20 पोलन ग्रेन्स क्यों चाहिए। दिमाग घूम गया, चलो एक्सप्लेनेशन टाइम। अब देखो मैं बोली ना, तुम लोग मेरे साथ हो तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ये क्या हो गया, इसका नाम देते हैं अपन पोलन ग्रेन, ठीक है। दिस इज बेटा 1 पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, ये पोलन ग्रेन बेटा 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। इट विल प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स।
अब तुम सभी को पता है, अब तुम सभी को पता है कि इसमें से जो पहला मेल गैमेट होता है ना, ये देखो दोनों मेल गैमेट डाल देती हूँ यहाँ पे, इसमें से जो पहला मेल गैमेट होता है ना, ये जाके पता है किसके साथ फ्यूज करता है? ये जाके फ्यूज करेगा तुम लोगों के एग सेल के साथ, ठीक है? पहला मेल गैमेट जो होता है वो एग सेल के साथ जाके फ्यूज कर जाता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये जो पहला मेल गैमेट होगा, ये जो फर्स्ट मेल गैमेट होगा, ये जाके फ्यूज करने वाला है एग सेल के साथ, ठीक है? और दूसरा वाला ये तो सिंपली सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज कर रहा है। ये जो सेकेंड मेल गैमेट है, ये जो सेकेंड मेल गैमेट है, ये तो सिंपली जाके तुम लोगों के सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज कर रहा है, या फिर पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज कर रहा है। तो इसका रिजल्टेंट जो है दैट विल बी जाइगोट। इसका रिजल्टेंट क्या है? जाइगोट। और इसका रिजल्टेंट तो सिर्फ खाना ही बनेगा, इसका रिजल्टेंट क्या है? वो सिर्फ खाना ही बनेगा, है ना? सिर्फ एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। मतलब बेबी बनाने के लिए मेरे को एक ही मेल गैमेट चाहिए। आ रहे हैं भले एक साथ दो मेल गैमेट, बट यूज तो मुझे एक ही हो रहा है ना बेबी बनाने के लिए। तो इसके वजह से मेरे को अगर 20 मेल गैमेट्स अगर मेरे को यहाँ पे 20 प्रोजेनीज 20 जाइगोट्स बनाने हैं ना, तो उसके लिए मुझे लगने वाले हैं 20 पोलन ग्रेन्स, क्योंकि इसमें से जो अदर 20 होते हैं ना, ये तो एंडोस्पर्म बनाने में हेल्प कर देंगे, समझा? ये तो क्या कर देंगे, सीधे बोल देंगे भाई मैं तो एंडोस्पर्म बनाने चल दी। दैट इज हाउ। आप अगर 20 बना रहे हो तो आपको 20 की जरूरत है। तो इवन दो pollen grain has 2 male gametes, at least 20 pollen grains are required to fertilize 20 ovules. मुझे 20 ovules fertilize करना है तो मुझे 20 pollen grains चाहिए, क्योंकि भले एक साथ दो आ रहे बट यूज तो हमको एक ही आ रहा है ना। बस वही यहाँ पे लिखा, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, even though each pollen grain has 2 male gametes, भले ही हर pollen grain में 2 मेल गैमेट है, बट एक ही मेल गैमेट जो है वो यूज हो रहा है फर्टिलाइज करने के लिए। ओनली 1 मेल गैमेट इज यूज्ड फॉर fertilizing a ovule, while the other fuses with the polar nuclei to form the endosperm. बट जो दूसरा है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है so that वो एंडोस्पर्म बना पाए। क्या बना पाए? एंडोस्पर्म बना पाए, ठीक है? Therefore 20 pollen grains, इसी वजह से जो 20 pollen grains है वो जरूरी होता है फर्टिलाइज करने के लिए 20 ओव्यूल्स, क्योंकि एक उसमें फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है, दूसरा तो सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे 40 जो है वो रह के मतलब ही नहीं है, क्योंकि 20 ही अपना काम करेंगे, समझे? ओके, गॉट इट। मैंने क्या बोला, बहुत इजी है। नेक्स्ट बोला है मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब बता दो। अब देखो इसको यहीं पे डिवाइड कर लेंगे। मेगा का मतलब मैंने तुमको पहले ही बताया था फीमेल। स्पोरो, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ स्पोरो की बात करूं, स्पोरो का मतलब होता है यार गैमेट्स, और भाई जिनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। जिनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो आ गया ना तुमको आंसर, इन तीनों को बस जोड़ दो। मैंने क्या बोला, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट कैसा नाम है ना, उसी हिसाब से आंसर को थोड़ा सा ट्विस्ट करना होता है, दैट्स इट। उसी के ऊपर आजू बाजू होता है। तो इट इज नथिंग बट फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन। अब देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर। हम लोग यहाँ पे हैप्लॉइड मेगास्पोर बना रहे हैं, क्योंकि अगर हैप्लॉइड मेगास्पोर नहीं रहा, अगर मान लो डिप्लॉइड ही मेगास्पोर रहा, तो यहाँ पे जो तुम लोगों का जाइगोट बनेगा उसके पास 4n हो जाएगा, जो कि ये कंप्लीटली गलत सिचुएशन होता है। इसके वजह से इनको हमें n के सिचुएशन में, यानी कि हैप्लॉइडी सिचुएशन में लाना पड़ता है, जिसके वजह से ये लोग जो है वो 2n यानी कि नॉर्मल कंडीशन में रह पाते हैं, ठीक है? अब ये क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर। यहाँ पे हैप्लॉइड मेगास्पोर बन रहा है, किस में से? डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स में से। तो बेसिकली एकदम इजी बताओ, एकदम इजी, ये स्टेटमेंट याद रखना, MMC मतलब मेगास्पोर मदर सेल, ये 2n था, ठीक है? ये 2n था, इसके साथ हो गया है बेटा मियोसिस, मतलब रिडक्शनल डिवीजन। मैंने आपको कहा था मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, और तब जाके यहाँ पे तुम लोगों को मेगास्पोर्स देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, जो कि हैप्लॉइड है। अगर ये चीज तुम्हें समझ गई तो तुम्हें समझ जाएगा कि फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन यहाँ पे कैसे होता है। गॉट इट? इजी, एकदम क्लियर, एकदम इजी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
व्हाट इज हाइड्रोफिली, नाम को थोड़ा सा डिवाइड करता है। हाइड्रो का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों वाटर, और फिली का मतलब होता है लविंग। मतलब यहाँ पे क्या होगा पता है, मेरा एजेंट कौन होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट। मेरे यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट होने वाला है वाटर। वाटर कैसा टाइप का एजेंट है, वो है अबायोटिक एजेंट, यानी कि जो जिंदा नहीं होता है, तो इट इज ए अबायोटिक टाइप ऑफ एजेंट। तो पॉलिनेशन विच इज कैरिड बाय वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देती हूँ, हाइड्रोफिली जो होता है ना, ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है एपी हाइड्रोफिली और एक होता है हाइपो हाइड्रोफिली। अब आप सोचेंगे ये सब क्या है, तो देखिए एपी हाइड्रोफिली का बात करूं तो इट इज अबाउ द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर ही, सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर ही पूरा पॉलिनेशन का गेम जो है वो हो रहा है। ये क्या हो गया, सरफेस ऑफ वाटर, यहाँ पे लिख देती हूँ अबाउ, और यहाँ पे क्या होता है बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब पानी के सरफेस के नीचे में पॉलिनेशन होने वाला है। बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब पॉलिनेशन कहाँ पे होगा, पानी के नीचे होगा, ठीक है। कहाँ पे होने वाला है, पानी के नीचे वाले सरफेस पे, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। इतना क्लियर है सभी को, मेरे सारे बच्चों को इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। आप सोच रहे रहेंगे कि ये हवा में हो रहा है, मतलब ये पानी के ऊपर, ये पानी के नीचे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स का, एपी हाइड्रोफिली में जो पोलन ग्रेन्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी है, मतलब जब मैं वेट को एक कंपैरिजन में ला रही हूँ, किसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर रही हूँ उसको वाटर के वेट से, वाटर के वेट से ग्रेविटी को कंपेयर कर रही हूँ, तो उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो वो पोलन ग्रेन्स का ज्यादा है, सॉरी कम है, इसके वजह से वो फ्लोट कर रहा है, और नीचे वाले केस में, हाइपोहाइड्रोफिलिक के केस में कम है, इसकी वजह से वो सिंक डाउन हो जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लेयर विच सप्लाइज नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। अब यहाँ पे बोला गया भाई कौन सा लेयर है जो कि हेल्प कर रहा है तुम लोगों को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स के अंदर में। अब हम लोगों को क्या क्या पता था, देखो ईटिंग एग्स मेक्स टमी फुल, फिर उसके बाद में पापा सन मदर पोलन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या बोल दिया, ये हो गया तुम लोगों का एपिडर्मिस, ओके। फिर उसके बेटा ये जो निमोनिक्स मैंने कहा है, प्लीज गो एंड चेक इट आउट इन माय वन शॉट, आपको समझेगा मैंने क्या बोला। एपिडर्मिस मतलब आउटर मोस्ट लेयर, प्रोटेक्शन का ही काम होगा। फिर उसके बाद में आ जाएगा एंडोथीशियम, फिर आ जाता है आप लोगों का बेटा मिडल लेयर, एंडोथीशियम के जस्ट बाद का लेयर होता है, इसको सब एपिडर्मल लेयर कहते हैं एंडोथीशियम को, ठीक है, मिडल लेयर। और मिडल लेयर के बाद इमीडिएटली आता है टेप्टम, मिडल लेयर के इमीडिएटली बाद आता है टेप्टम, और यहीं पे बेटा अंदर में जस्ट इसको टच होते ही माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो ऑब्वियसली इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, तो टेप्टम करने वाला है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, टेप्टम, क्योंकि वो नरिशमेंट वगैरह सब उसके पास प्रेजेंट होता है इसके वजह से, ठीक है। तो टेप्टम सप्लाइज द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। अब कैसे याद रखोगे, मैंने आपको निमोनिक कैसा याद दिलाया ना, देखिए मैंने क्या कहा है, आपको याद रखना है इसको ऐसे, ईटिंग एग्स मेक्स टमी फुल। अब यहाँ पे इन सब का मीनिंग है, बाकियों का मीनिंग नहीं है। ई से आता है बेटा आपका एपिडर्मिस, मतलब आउटर मोस्ट लेयर, फिर दूसरे ई से आता है एंडोथीशियम, फिर एम से आएगा मिडल लेयर, फिर टी से आएगा टेप्टम, टी से क्या आ जाएगा, टेप्टम, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा, टेप्टम। तो अब याद रखना टमी मतलब खाना, खाना कौन प्रोवाइड करेगा, तो तुम लोगों का टेप्टम प्रोवाइड करेगा। क्लियर, इसको एकदम इजीली बैठा लो दिमाग के अंदर में, ये तो इजीएस्ट वे हो गया, ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट वे नाउ। अब आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोला पार्थिनोकार्पी डिफाइन करना है। तो ये ना एक्सेप्शंस के कंडीशन होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो फ्रूट है ये डेवलप तो हो रहा है, बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होने वाला। अब कभी कभी ये नेचुरली भी हो जाता है, मतलब जैसे पाइनएप्पल हो गया, बनाना हो गया, पपाया हो गया, ये सब के सिनेरियो में। तो ये ना पार्थिनोकार्पी का बात करूं तो इसको ना हम सीडलेस फ्रूट भी कहते हैं, सीडलेस फ्रूट भी कहते हैं। तो आप सोचेंगे भाई ऐसा क्या ही हो गया इसके अंदर में। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बताऊं, यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बताओ तो आप सभी को पता है कि ये जो ओवरी होता है ना, ये आप सभी को पता है कि ये जो ओवरी है, ये जो ओवरी है, ये ओवरी जो है ये आपका फ्रूट बनाती है। और जो ये अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है ना, और ये जो अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है ना, ये सीड बनाने का काम करता है। ठीक है, ये जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सीड बनाने का काम करते हैं। बट ये सीड तब बनाएंगे ना जब मेल गैमेट्स यहाँ पे आएगा, तभी सीड बनेगा। यहाँ पे मेल गैमेट आ ही नहीं रहा है। क्या होता है पता है क्या, अचानक से ना यहाँ पे, अचानक से यहाँ पे जो ओवरी जो है ना वो प्रोड्यूस करने लगता है ऑक्सिन। अब ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन है एक ग्रोथ हार्मोन। तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो ओवरी को एकदम से मोटा कर देता है। वो ओवरी को क्या कर देता है, एकदम से मोटा कर देता है। इतना मोटा कर देता है, इतना मोटा कर देता है कि उसका अपीयरेंस जो है ना वो फ्रूट की तरह हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जैसे कि मम्मी अगर बेबी को रखे तो उसका टमी फूल जाता है, वैसे यहाँ पे ऐसा अपीयरेंस आता है इवन विदाउट फर्टिलाइजेशन कि यार ग्रो हो चुका है, फ्रूट बन चुका है। तो इसलिए इसको सीडलेस फ्रूट कहा जाता है। ठीक है, आपको इसका एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। तो कुछ वेराइटीज में नेचुरली होता है, जैसे कि बनाना हो गया, फिर पाइनएप्पल हो गया, पपाया हो गया, ये सब में नेचुरली सीडलेस फ्रूट आपको यानी कि पार्थिनोकार्पी देखने को मिलता है। अचानक ही ऑक्सिन वगैरह प्रोड्यूस होने लगेगा और ये सारी चीजें कर देगा। ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन नेसेसरी इन एपोमिक्सिस। अब बोला गया है एपोमिक्सिस के अंदर में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जरूरी है क्या। एपोमिक्सिस भी एक कंडीशन है। अब देखो क्या बोला गया है कि एपोमिक्सिस में जो एम्ब्रियो है ना ये विदाउट गैमेट्स के फॉर्मेशन के बिना या फर्टिलाइजेशन के बिना हो रहा है। तो यहाँ पे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो है वो जरूरी है ही नहीं। अब एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ना दो गैमेट्स आके फ्यूज कर रहे हैं और ना यहाँ पे कोई भी पॉलिनेशन का जरूरत है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर अगर मुझे मेल गैमेट और मुझे अगर फीमेल गैमेट को साथ में फ्यूज ही नहीं कराना है तो मैं क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करके पॉलिनेशन कराऊंगी। जरूरत ही नहीं है मुझे पॉलिनेशन कराने की, क्योंकि पॉलिनेशन तो कराया ही इसलिए जाता है कि ये दोनों मिल पाए, बट ये दोनों तो मिलना ही नहीं चाहते हैं। अपने आप ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, मतलब कि तुमको फ्रूट सीड ये सारी चीजें मिल रही है, हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो ही एपोमिक्सिस के कंडीशन में। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दे दो। यार ये एसी ना बड़ी गर्मी दे रही है यार, मतलब इट्स लाइक इट्स नॉट वर्किंग ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट्स ऑफ पिस्टल व्हिच डेवलप इनटू फ्रूट एंड सीड। कितना इजी क्वेश्चन। अब देखिए, अब ये जो पिस्टल है, लेट मी डिस्क्राइब व्हाट पिस्टल इज। अब देखिए पिस्टल का मतलब क्या हो गया पता है क्या, ये हो गया आपका स्टिग्मा, ये हो गया आपका स्टाइल, और ये नीचे में हो गया आपका ओवरी। नीचे में क्या हो गया आपका ओवरी हो गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर में ये पूरा पिस्टल है भाई, ऑब्वियसली पूरा पिस्टल है। इसमें बोला है कि कौन सा पार्ट फ्रूट बनाता है, कौन सा पार्ट सीड बनाता है। तो भाई अब पार्ट भी बनाना जरूरी ही हो जाएगा, है ना। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, यहाँ पे सिंपल सा बात है, जो इसका ये ओवरी वाला पार्ट है ना, इसका जो ओवरी जो स्वॉलन पार्ट होता है वो क्या करता है पता है क्या, वो फ्लावर बनाता है, फ्लावर बोल रही हूँ, वो फ्रूट बनाता है। वो क्या करता है बेटा, वो बनाता है फ्रूट,
और ये जो ओव्यूल वाला पार्ट है ना, ये जो ओव्यूल वाला पार्ट है, जैसे ही फर्टिलाइज हो जाएगा वो सीड बनाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी जो होता है पिस्टल का, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और ओव्यूल्स जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही दो चीज पिस्टल के अंदर में बहुत ज्यादा काम की चीज है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब आप सोचेंगे अरे भैया फिलीफॉर्म अपैरेटस है कहाँ पे, तो एक डायग्राम बनाती हूँ, फटाक से याद आ जाएगा, है ना। अब देखो यही रॉ नोट्स तुमको मिलेगा तो तुमको पूरा सेशन एकदम रिलेटेबल लगेगा। ये एंटीपोडल, ये तुम लोगों का नीचे में सिनर्जिड्स, पोलर मतलब ये तुम्हारा एक्सेल, बीच में पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। इसके ऊपर में ना ऐसे फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होता है। क्यों होता है पता है? क्योंकि भाई मेल गैमेट जो है ना वो आएगा, एक सिनर्जिड्स को डिस्ट्रॉय करेगा, और फिर ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है इसको पुश करता है आगे जाने के लिए। ठीक है, तो ये जो पुशिंग होती है, अब देखो मेरे को मान लो कुछ तो पुश करना है, तो मैं ऐसे करके अपने फिंगर के थ्रू पुश करूंगी। मैं कुछ मूवमेंट ही नहीं दे पाई तो पुश ही नहीं हो पाएगा। मान लो मुझे किसी को धक्का डालना है तो वो मुझे ऐसे पुश ही नहीं कर पाएगा, बट अगर मैंने फोर्स लगाया तभी मैं पुश कर पाऊंगी, और मुझे मेल गैमेट्स को तो पुश करके ऊपर भेजना है। इसके वजह से तुम लोगों का फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो देखो फिलीफॉर्म अपैरेटस ने बेसिकली गाइड किया, तो फिलीफॉर्म अपैरेटस जो होता है ये गाइड करता है कि भाई पोलन ट्यूब को कहाँ पे जाना है। पोलन ट्यूब को कैसे पता, फीमेल के कौन से ऑर्गन में जाएंगे, कौन से ऑर्गन से फ्यूज करेंगे तो उन लोगों को प्रॉपर गैमेट, जाइगोट ये सब मिलेगा, नहीं पता है उसको। तो वो क्या करता है, उसको भेजता है एग सेल के पास, बोलता है जा भाई जा। एग सेल के पास भेजता है किस चीज के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, कि अब तेरा टाइम हो गया तू चले जा। और इसके वजह से क्या होता है, केमिकल सिग्नल्स मिलने लगते हैं सिनर्जिड सेल के अंदर में। सिनर्जिड सेल नीचे वाला केमिकल सिग्नल्स मिलता है और उसके थ्रू वो ओव्यूल तक पहुंच जाता है। समझा? दैट इज हाउ इट इज डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बेटा ये जो क्वेश्चन होते हैं इट कम्स अराउंड द रेंज ऑफ 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी जोड़ के ये लोग 4 मार्क्स का भी इसको बना देते हैं, जोड़ पोड़ के बना देते हैं। ठीक है, तो इस रेंज में आता है। अगर दो टाइप के क्वेश्चंस को जोड़ दिया तो 2 to 3 मार्क्स में भी वो जा सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हाउ पॉलीएम्ब्रियोनी कैन बी ऑफिशियली एक्सप्लॉइटेड, है ना। मतलब मैं कैसे पॉलीएम्ब्रियोनी को अपने फायदे के लिए यूज करूं। तो मैम पहले पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है वो बता दो। अब पॉली का मतलब होता है मैनी, और एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एम्ब्रियो प्रेजेंट होना। मतलब भाई एक ही साथ बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट है, तो उसको मैं पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन बोलती हूँ। अब इसको कैसे मैं ऑफिशियली एक्सप्लॉइट कर सकती हूँ, कैसे मैं अपने काम के लिए यूज कर सकती हूँ, तो देखो पॉलीएम्ब्रियोनी इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ न्यू प्लांट्स। ऑब्वियसली जो पॉलीएम्ब्रियोनी क्या करता है, वो जो भी न्यू प्लांट्स है ना उसका सर्वाइवल बढ़ा देता है। क्यों सर्वाइवल बढ़ाता है, क्योंकि तुम देखो अब मेरे पास मल्टीपल एम्ब्रियो है, तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो आया जैसे सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, तो उस सिनेरियो में एक एम्ब्रियो मरेगा, दो एम्ब्रियो मरेगा, सारे तो नहीं मर जाएंगे। तो मेरे चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है ना वो बढ़ जाता है। दूसरी बात, जेनेटिकली यूनिफॉर्म पेरेंटल टाइप सिडलिंग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूसेलर एम्ब्रियोज। तो जो जेनेटिकली यूनिफॉर्म पेरेंटल होते हैं ना, जो एग्जैक्टली एकदम जेनेटिकली सेम टू सेम दिखते हैं, वो कहाँ से निकल के आ रहे हैं, तो न्यूसेलर एम्ब्रियोज में से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, और तो इसकी वजह से जो न्यूसेलर एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हॉर्टिकल्चर में। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मान लो विमला के खेत का जो आम है वो बहुत टेस्टी है, अब मुझे एग्जैक्ट सेम वैसा ही टेस्टी चाहिए आम, बट मैं मुंबई में रह रही हूँ, उसका फार्म जो है वो रत्नागिरी में। अब मैं क्या करूँ, तो यहाँ पे अगर मैंने पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन यूज किया ना, तो मेरे को जेनेटिकली आइडेंटिकल मिल जाएगा। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बोलता है कि मैं तो वेरिएशन लाऊंगा, बट ये वेरिएशन से अलग हो गया। फिर उसके बाद में प्लांटलेट्स हो गए, ये इसको निकाला जाता है, इसको ऑब्टेन किया जाता है इन्हीं एम्ब्रियोज में से, और ये डिजीज फ्री होता है। क्यों डिजीज फ्री होता है, क्योंकि बाहर से थोड़ी ना उग रहे हैं, उसी के अंदर में उगे जा रहे हैं, तो ये डिजीज फ्री होता है, मतलब डिजीज रेजिस्टेंट हो गया यहाँ पे ये। अब ये एम्ब्रियो जो है इसको आइसोलेट किया जाता है, मतलब इसको अलग किया जाता है, और फिर इसको ग्रो किया जाता है अपने हिसाब से क्लोन्स बनाने के लिए, मतलब जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल चीजें बनाने के लिए मैं पॉलीएम्ब्रियोनी को यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। ठीक है, तो दैट इज हाउ पॉलीएम्ब्रियोनी विल बी एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो चुका है, यहाँ पे एक मिस्टेक की है मैंने क्वेश्चन की। मेरे को लगा ही था कि यहाँ पे एक मिस्टेक किया मैंने, कल रात को 12 बजे बैठ के बना रही थी ना, बढ़िया आदमी हूं मैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ना वो मैं लिखती हूँ, रुको।
अब आंसर देके फिगर आउट करते हैं. पॉलिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल. आई गेस इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन. ऐसे कुछ तो क्वेश्चन है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन? एक बार ही आप मेरे को क्वेश्चन कमेंट करके बता देना, ठीक है? प्लीज बता देना अभी का टाइमलाइन डाल के. सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस. व्हाट इज द what is the significance of okay. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या क्या मैं बता रही हूँ क्या नहीं. तो भाई क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है भाई पॉलिनेशन? तो देखो पॉलिनेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी फ्लावरिंग प्लांट के लाइफ साइकिल में, क्योंकि जो मेरे पोलन ग्रेन्स है वो तो बाहर से आ रहे हैं यार, उनको मैं कैसे लेके आ पाऊँ यहाँ तक? तो मुझे एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो जिंदा एजेंट्स हो यानी कि बायोटिक या वो अबायोटिक एजेंट्स हो, बट मुझे एजेंट्स की जरूरत लगेगी, ठीक है? तो ये फ्लावर जो है ना इसको पॉलिनेट करना चाहिए. कैसे पॉलिनेट करेंगे? तो इसको फर्टिलाइजेशन के थ्रू हम लोगों को पॉलिनेट, मतलब देखो पॉलिनेट करवाना है. क्यों करवाना होता है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन कराना है, मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का मेल करवाना है, ठीक है? अब जो पॉलिनेशन है ना उसकी वजह से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक फ्लावर के साथ में आते हैं. और अगर पॉलिनेशन होगा ही नहीं, ट्रांसफर होगा ही नहीं, तो मेल गैमेट अपने ही मेल फ्लावर में रह जाएगा, फीमेल गैमेट अपने ही फीमेल फ्लावर में रह जाएगी, तो सियाप्पा हो जाएगा. तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे. तो देखो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके वजह से ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है और ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो जाता है. अब तक हमने 3-4 बार ये देख लिया. सीड्स जो है जब जर्मिनेट करता है तब वो नया प्लांट देता है. ऑब्वियसली सीड को अगर मैंने बोया या मान लो मैंने आम खा लिया, सीड फेंक दिया, वहां पे नया प्लांट उग के आ जाएगा, ठीक है? अब उसको बाद में फर्दर ग्रो और डेवलप किया जाता है. तो जब फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तो उसकी वजह से फ्रूट्स और सीड्स दोनों मिल जाते हैं, ठीक है? इसकी वजह से पॉलिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेनन होता है. अगर उसको बेसिकली नया ऑफस्प्रिंग क्रिएट करना है, नया जनरेशन क्रिएट करना है उस चीज के लिए, क्योंकि अगर पॉलिनेशन होगा ही नहीं तो यहाँ पे कुछ ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा. दैट इज व्हाई पॉलिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनकम्पैटिबिलिटी इज अ नेचुरल बैरियर in the fusion of gametes. How will you explain this statement? पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है. देखिए इनकम्पैटिबिलिटी जो है ये आप लोगों का आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आ जाता है. अब आप बोलेंगे मैम ये तो और खतरनाक आप शब्द बोल दिए. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ऐसा डिवाइस होता है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को ही प्रेफर करता है. बोलता है सेल्फ पॉलिनेशन मत करो क्योंकि तुम ना पूरे के पूरे जो भी तुम्हारा जेनेटिक डिप्रेशन है ना वो क्रिएट कर दोगे. सब सेम बनाते जाओगे, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, जेनेटिक डिप्रेशन हो जाएगा. तो तुम ये मत करो. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मैं खुद क्रिएट करता हूँ जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाए. अब इनकम्पैटिबिलिटी में पता है क्या होता है? मान लो कि मेरे पास में मेल गैमेट्स भी है फीमेल गैमेट्स भी, बट मैं ना इनकेपेबल रहूंगी, मतलब मैं नहीं, मतलब वो फ्लावर जो है वो स्टराइल हो जाएगा अपने ही मेल गैमेट्स के लिए. दैट इज इनकम्पैटिबिलिटी. खुद कंपैटिबल ही नहीं है खुद के गैमेट्स से, तो ऑब्वियसली इवेंचुअली उसको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? किसी और प्लांट की. ऑब्वियसली क्या प्रमोट हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन. देखो तो इनकम्पैटिबिलिटी मतलब इट इज इनएबिलिटी, मतलब यहाँ पे ये लोग सक्षम ही नहीं है. दे आर नॉट एबल टू सर्टन गैमेट्स, मतलब अपने ही गैमेट्स के लिए वो लोग एबल ही नहीं है, खुद को यहाँ पे फर्टिलाइज ही नहीं करवा सकते, ठीक है? अब इसको हम लोग सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट और सबसे ज्यादा इफेक्टिव डिवाइस बोलते हैं. क्यों इफेक्टिव डिवाइस बोलते हैं? कि यार नेचर ने खुद ही बोल दिया कि तू तेरे को पॉलिनेट करवा ही नहीं सकता, तूने खुद को पॉलिनेट करवा दिया तो भाई खत्म. तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन इस टाइप के फ्लावर में तो कंप्लीटली अवॉइड हो जाएगा. तो सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका कहा जाता है इसको बेटा एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है. दूसरी बात, केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं स्टाइल से और वो बैरियर की तरह एक्ट करता है. आप सोचेंगे ऐसे कैसे ये इनकम्पैटिबल है? तो जो स्टाइल है ना, वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वही ऐसे केमिकल सिग्नल्स डालता है जो कि सीधे बोल देता है अरे ये अपना है ही नहीं, अपना पिस्टल ही तो काम कर रहा था, कंपैटिबल है कि नहीं वो पता करना, और वही डिफरेंट केमिकल सीक्रेट करने लग जाता है. वो बोलने लगता है ये अपना जैसा है नहीं, मैचिंग है नहीं, बीच में घपला हो गया बेसिकली. तो टिपिकली जो पोलन है ना, जो भले ही सेम मेटिंग टाइप का हो बट वो
वहां पे जर्मिनेट होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसने रिजेक्ट कर दिया, स्टाइल ने अलग केमिकल को डाल के रिजेक्ट कर दिया है। अब जैसे बाकी के मान लो कोई सनफ्लावर है, उसका पोलन ग्रेन अगर मैंने रोज पे डाला, ऑब्वियसली कुछ पॉलिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है? क्योंकि दोनों तो सेम स्पीशीज से बिलोंग ही नहीं करते। तो यहाँ पे ऐसा ये मैकेनिज्म है कि उनको लगता है ये अपने स्पीशीज का है ही नहीं, आगे ग्रोथ ही नहीं होगा, वो पोलन ग्रेन डिस्कार्ड हो जाता है। इसके वजह से इनकम्पैटिबिलिटी जो है ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस में कंसिडर किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई तुम 3 डिवाइसेस बता दो जिसके वजह से क्रॉस पॉलिनेशन एनकरेज किया जाता है एंजियोस्पर्म्स में और सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करवाया जाता है। तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है रिगार्डिंग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। अब देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है ये बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इसेंशियल। तो अगर मैंने जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं की, मतलब देखो फॉर एग्जांपल घर के घर में शादी करे, घर के घर में शादी कर रहा है, मतलब यहाँ पे इनकी शादी मतलब पॉलिनेशन, तो उसके वजह से अगर किसी भी प्लांट को जेनेटिक डिसऑर्डर आना, वो पूरा फैमिली में वही पास ऑन होते जाएगा, वही पास ऑन होते जाएगा, डोमिनेंट जीन्स आएंगे ही नहीं। अब मान लो एक डॉर्फ का फैमिली है, वो अपनी ही फैमिली में शादी कर लिया, तो डॉर्फ 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 होते जाएंगे, बट वहीं पे मैंने डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ, टॉल के साथ अगर मेटिंग करवा दिया, तो यहाँ पे तो अब मेरे जीन्स को चेंज होने का मतलब मेरे जो कैरेक्टर्स वो चेंज होने के चांसेस हो गए। तो इसके वजह से ये नेचर खुद करती है जानबूझ के कि उस वजह से क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो प्रमोट हो पाए। तो कौन सा टेक्निक्स है, एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि डाइकोगैमी हो गया, इसके अंदर में क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा ये अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है। एंथर और स्टिग्मा मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है। मतलब मान लो एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो गया, प्रोटेंड्री, तो यहाँ पे गाइनोशियम मतलब यहाँ पे गाइनोशियम तो मैच्योर ही नहीं है, तो यहाँ पे फ्यूजन होगा ही नहीं। मान लो प्रोटोगिनी हुआ, मतलब गाइनोशियम जो है वो पहले ही मैच्योर हो गया और एंड्रोशियम ऐसे अभी तक इमेच्योर बैठा है, तो ऑब्वियसली पॉलिनेशन होगा ही नहीं, तो ये डाइकोगैमी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि जो डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं सनफ्लावर के, उसके अंदर में प्रोटेंड्री होता है, मतलब एंड्रोशियम पहले हो जाता है। प्रोटोगिनी ग्लोरियोसा करके फ्लावर है, उसके अंदर में देखने को मिलता है। देन यू हैव हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली जो तुम्हारा स्टाइल है ना, वो अलग अलग टाइम पे, स्टिग्मा और स्टाइल अलग अलग लेवल पे डेवलप हो रहा है। अब अलग अलग लेवल पे डेवलप हो रहा है, तो जब तक उनका लेवल मैच नहीं होगा तब तक इन लोगों के बीच में पॉलिनेशन नहीं होने वाला। तो ये सब कुछ ऐसे मेथड्स है जिसके वजह से अवॉइड होता है। एक बढ़िया मेथड है, एक होता है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी मतलब ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके वजह से एक फिजिकल बैरियर ही क्रिएट हो जाता है, दोनों को साथ में मिलने ही नहीं देगा, फिजिकली बैरियर क्रिएट हो जाएगा मेल गैमेट्स के बीच में और फीमेल गैमेट्स के बीच में कि तुम तो नहीं मिल सकते, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब सेल्फ स्टेरिलिटी। खुद का जो गैमेट्स है उसके लिए वो कंपैटिबल ही नहीं है, सेम स्पीशीज तो छोड़ो, खुद का ही जो गैमेट्स है उसके लिए कंपैटिबल ही नहीं है, ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन पे रिलाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस थे। इसके बाद में ये एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। इसको मैं इसलिए लिख के नहीं लाई हूँ क्योंकि अगर मैंने डायग्राम भी बना दिया यू विल अंडरस्टैंड। अब देखिए ये हो गया बेटा आप लोगों का फिलामेंट और ये हो गया आप लोगों का डाइथिकस एंथर, ठीक है। अब ये जो डाइथिकस एंथर है, ये जो आपका डाइथिकस एंथर है, इसके अंदर में ना बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स। अब मान लो इसमें से एक पोलन ग्रेन तुम लोगों ने ले लिया, ठीक है, मान लो इसमें से एक पोलन ग्रेन तुमने उठा लिया। अब बेटा ये जो एक पोलन ग्रेन है ना, ये क्या करेगा, ये 2 मेल गैमेट्स देगा। ये क्या करेगा, ये 2 मेल गैमेट्स देगा, फर्स्ट मेल गैमेट एंड यहाँ पे आ जाएगा बेटा सेकेंड मेल गैमेट। अब इनका क्या काम है, फीमेल के अंदर जाना। तो अब देखो कैसे जाएंगे अंदर, तो ये जो फर्स्ट मेल गैमेट है ना, ये जाएगा, ये फर्स्ट मेल गैमेट है, ये क्या करेगा, ये जाएगा और किसके साथ मिलेगा, एनी गेसेस, ये जाएगा सिनर्जिड्स को एकदम खत्म कर देगा, उसका यूज कर लेगा अच्छे से, और उसके बाद में ये एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, एग सेल के साथ फ्यूज हो गया और ये क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा, ठीक है, बढ़िया बात है। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड मेल गैमेट जो है ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाएगा, मतलब यार बच्चा पैदा हुआ तो उसको खाने के लिए खाना तो देना पड़ेगा, तो ये जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज हो जाएगा, पोलर न्यूक्लिया बोल लो, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल लो, उसके साथ जाके फ्यूज हो जाएगा और ये क्या करेगा बेटा, ये एंडोस्पर्म बनाएगा। अब हम लोगों को फर्टिलाइजेशन के बारे में क्या पता है,
व्हाट डू वी नो अबाउट फर्टिलाइजेशन? हमें एक बेसिक डेफिनेशन बचपन से सिखाया गया है कि फर्टिलाइजेशन का बेसिक मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यही हमको बताया गया ना आज तक कि भाई इट इज नथिंग बट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो देखो यहाँ पे भी तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज किया, तो दिस इज फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, दिस इज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे भी तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ही फ्यूज कर रही है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द सेकेंड फर्टिलाइजेशन। समझा क्या हो रहा है यहाँ पे, किस तरीके से फ्यूजन हो रहा है? तो दैट इज व्हाट डबल फर्टिलाइजेशन इज। दो बार फर्टिलाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द मैच्योरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू अ मेल गैमेटोफाइट। एक माइक्रोस्पोर को मेल गैमेटोफाइट में कैसे डेवलपमेंट होता है? तो देखो पोलन ग्रेन जो हो गया वो क्या कैसे उनका बिगिनिंग हो जाता है? तो जो तुम्हारे मेल गैमेट्स है, जो तुम्हारे मेल गैमेट्स है, वो सबसे पहला जो उसका सेल है उसके अंदर में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ साथ पहले एक माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। उसके साथ क्या होगा, एक माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन मतलब अगर 2n है तो उसका 2n ही रह जाएगा, देयर इज नो आधा अधूरा, पूरा का पूरा वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके वजह से बड़ा बिगर, यहाँ पे अंडरलाइन करूं, बड़ा बिगर नेकेड मतलब उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, वेजिटेटिव सेल बनता है और एक छोटा सा जनरेटिव सेल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा सेल बना, तो इसके अंदर क्या क्या बनेगा, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। अब ये जो जनरेटिव सेल है ना, ये फर्दर डिवीजन करते जाएगा, ठीक है। इसका फर्दर डिवीजन होते जाएगा। अब इसके बाद में क्या होगा, वेजिटेटिव सेल जो होता है इसके पास बहुत अच्छा खाना वाना है, इसके पास में बट न्यूक्लियस सही नहीं है, और इसी के साइटोप्लाज्म में इधर उधर ऐसे ऐसे घूमने वाला कौन होता है, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो है देखो फ्लोट कर रहा है साइटोप्लाज्म में, किसके, तो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। फिर इसके ऊपर सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है, और सेकंड माइटोटिक डिवीजन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव सेल में ही हो रहा है, और उसके वजह से दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। अब दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट बन गए, फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा, किसका होगा, लेकिन यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन अगेन जनरेटिव सेल का। इसके वजह से क्या होगा कि या तो पोलन ग्रेन में या तो पोलन ट्यूब में तुम लोगों का कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। फिर पोलन ग्रेन जो है ये निकलता है तुम्हारे एंथर में से, और इस टाइम पे दो सेल स्टेज का जो भी तुम्हारा एंजियोस्पर्म है ना वो तुम लोगों को मिल जाता है। इसके वजह से तुम लोग मेल गैमेट्स दो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हुआ था, ठीक है। मतलब एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट्स देखने का यही रीजन है। उसके बाद में ये सबसे फेमस क्वेश्चन, draw a well labeled diagram of LS of anatropous ovule and list the components of embryo sac and mention their fate after fertilization। सिंपल सा बात है। यहाँ पे मैंने अगर ये बनाना है, ये देखो यही वाला डायग्राम है जो अपन मल्टीपल टाइम्स बना चुके हैं, ओके यही वाला डायग्राम है जो अपन मल्टीपल टाइम्स बना चुके बेटा। इसके बाद में इसको ही ऐसा कंप्लीट करना है, एकदम रैंडमली बना रही हूँ क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम्स बना रखा है। यहाँ पे ये है आपका एंटीपोडल, मैंने आपका टेस्ट रखा है ना इसलिए आई एम नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, ठीक है। बीच में आ जाएगा आप लोगों का सिनर्जी, बीच में आ जाएगा पोलर न्यूक्लियर, और नीचे में मान लो सिनर्जिड्स आ गया, और यहाँ पे एक्सेल आ गया, ठीक है। तो अब ये तुम लोगों का डायग्राम बन गया। एलएस मतलब लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, ऊपर से नीचे कट कर देना, ठीक है। अब बोला क्या है कि यार ये बता दो कि कौन से कंपोनेंट्स है, तो तुमको सिर्फ बताना क्या रहेगा कि इधर पे है एंटीपोडल, इधर पे है सिनर्जिड्स, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियर है, साथ ही साथ में यहाँ पे एग सेल भी प्रेजेंट है, ठीक है, साथ ही साथ में एक्सेल भी प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में तुम लोग बता सकते हो चलाजल एंड वगैरह, पर यहाँ पे मेन उसके कंपोनेंट्स बताने। और बाद में बोला है इसका क्या होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो सिंपल सा बात है, एंटीपोडल में क्या होगा, एक सिनर्जिड जो है वो सैक्रिफाइस हो जाएगा, एग सेल के साथ में फ्यूजन देखने को मिलेगा, पोलर न्यूक्लियर के साथ में फ्यूजन देखने को मिलेगा। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू हियर, ठीक है। तो ये जिस्ट आप लोगों को अच्छे से समझ चुका है। आगे बढ़ते फिर। अब इसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स करके ऐसा है, वहां पे क्या क्या चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ, इजीली यू कैन राइट, आप लोग टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं। द डैश कलेक्ट द पोलन ग्रेन्स, कौन कलेक्ट करता है, स्टिकी पार्ट, दैट इज स्टिग्मा कलेक्ट करता है। द मेल वर्ल
called the dash produces pollen grain. मेल वॉल का नाम क्या है? एंड्रोशियम. वो क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द डैश. तो क्या करता है पोलन ग्रेन? रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है. द डैश कंटेन्स द एग और ओवम. किसके अंदर एग और ओवम होता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर में. डैश टेक्स प्लेस व्हेन one male gamete and the egg fuse together and the fertilized egg grows into the seed from which new plants can grow. Basically fertilization. Syngamy भी कहते हैं हम लोग उसको. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. The dash is the base of flower to which other floral parts are attached. तो नीचे का थैलेमस पार्ट होता है, उसी के ऊपर में फ्लावर के पूरे पार्ट को अटैच किया जाता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है डैश इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अ डिफरेंट फ्लावर. तो यहाँ पे क्या हो गया? पॉलिनेशन जो होता है ये है ट्रांसफर. ठीक है. नेक्स्ट, वंस द पोलन रीचेस द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे पोलन पहुंच गया तो जो पोलन ट्यूब है इट ट्रैवर्सेस डाउन द स्टाइल, वो मूव करने लगता है, ट्रैवल करने लगता है, स्टाइल के अंदर जाने लगता है ओवरी में, और वहीं पे पूरा फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है. अब यहाँ पे the dash are colored to attract the insect that carry the pollen. Some flowers also produce dash और nectar that attracts the insect. तो petals वही colored होते हैं, attract करने के लिए यूज होते हैं हम लोग insect को. उसके अंदर fragrance भी होता है यानी कि sweet odor भी होता है, fragrance कहते हैं उसको, और nectar भी होता है यानी कि as a food. ठीक है. आपको मैं बताऊंगी कब पूछा जाता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन. ठीक है. तो देखो ये जो ऐसा टाइप का क्वेश्चन है ना, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और बोलेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रॉम दैट पैसेज. ऐसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है. हाईएस्ट मार्क्स, लास्ट मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ऐसे ही पूछा जाता है. समझे? तो दैट वाज ऑल अबाउट योर पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चन. नेक्स्ट जो है आप लोगों को 17 इयर्स ऑफ पीवाईक्यूज में मिल जाएगा. टेस्ट देने की जिम्मेदारी आपकी. 1 आवर का टाइम लीजिएगा. 25 से लेके 30 मार्क्स, 20 से लेके 30 मार्क्स के रेंज में मैं टेस्ट बना रही हूँ. बन गया है, थोड़ा थोड़ा ही बाकी है, बना लूंगी. ठीक है. अब देखिए, अगर आपके आसपास कोई 11th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो वी हैव लॉन्च महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच, दैट इज नीव बैच. यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड एंड सीईटी को एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा. यहाँ की जो फैकल्टीज है इनका 5 to 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे आपको एकदम पर्सनलाइज्ड अटेंशन भी दिया जाएगा. सारे लेक्चर्स एकदम डिटेल में होंगे. फीस का बात करें तो 2 इयर्स का फीस इज जस्ट 5,500 एंड 1 साल का फीस है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपीज. ठीक है. अब मैंने क्यों कहा महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच है, क्योंकि यार तुम परसेंटाइल देख सकते हो. 8 के ऊपर बच्चों को परफेक्ट स्कोर आया, दैट इज 99.99 परसेंटाइल. बाकी तो 90 के ऊपर वाले बहुत ही लोग हैं. अगर मैं जेई का बात करूं तो वहां भी 99 परसेंटाइल वाले बच्चे देखने को मिलेंगे. 3 बच्चे, अगर 3 बच्चे जेई क्लियर कर रहे हैं उसमें से 1 बच्चा जो होता है वो वेदांतु का होता है. इतना ही नहीं, 1400 डॉक्टर्स वेदांतु ने प्रोड्यूस किया. क्यों? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पर्सनलाइज्ड अटेंशन. बहुत ध्यान दिया जाता है वेदांतु के अंदर में हर एक बच्चे को. ठीक है. अब अगर आप ऑफलाइन सेंटर्स जाना चाहते हैं तो आप 12th के बच्चों के लिए भी, तो यहाँ है हमारे ऑफलाइन सेंटर्स. जो भी आपसे नियरेस्ट ब्रांच हो वहां पे आप जाइए. फीस की टेंशन मत लेना, क्योंकि यहाँ भी 90% स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए वेदांतु ने दे रखा है. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे. थैंक यू सो मच. आपको कुछ भी डाउट रहा बच्चों तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. फील फ्री कि आप कमेंट करिए और मैं आपका डेफिनेटली आंसर दूंगी. ठीक है. एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि जब आप इस वीडियो को हाइप करेंगे तो ये मैक्सिमम बच्चों के साथ जा पाएगा. और जब आप मैक्सिमम बच्चों के साथ पढ़ेंगे ना तो आप अपने स्टडी ग्रुप्स बना सकते हैं. व्हाट आई यूज्ड टू डू, जब मैं 11th-12th स्टैंडर्ड में थी, मैं ऐसे ही स्टडी ग्रुप्स बनाती थी. उसमें हम कंपटीशन करते थे, तेरा कितना मार्क्स आया, तेरा कितना मार्क्स आया. इसके थ्रू तुम दोनों मोटिवेटेड रहोगे. तो दैट इज हाउ यू कैन डू इट. ठीक है. तो इसलिए अपने वीडियो को हाइप करो, वहां पे चैलेंजेस क्रिएट करो, डे 1, डे 2, डे 3. दैट इज हाउ यू विल डेफिनेटली स्कोर 95+ मार्क्स. ठीक है. इनफैक्ट जो लास्ट ईयर के बच्चे थे उन्होंने भी यही किया हुआ था. तो उस ग्रुप में ऑलमोस्ट सबके 95 के ऊपर आए हैं. आप लोगों ने मेरे स्टोरीज पे स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे उनके रिजल्ट का. फेंकने वाली बात नहीं है. ठीक है. तो डेफिनेटली गो हाइप दिस वीडियो अप. लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. बायोलॉजी का एकदम डिटेल स्टडी आपको यही चैनल पे मिलेगा. ये मेरा दावा है. जितना मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ उतना बेस्ट दूंगी. चलो, थैंक यू सो मच. बाय बाय. लव यू ऑल. सी यू सून.